हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पहले वीडियो में सॉइल का फॉर्मेशन सीखा कि सॉइल क्या होती है और उसका फॉर्मेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती है, और लास्ट में हमने इंडियन सॉइल डिपॉजिट्स के बारे में सीखा। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक कि सॉइल जो है वो एक 3 फेज सिस्टम जो है, तो क्या होता है ये 3 फेज सिस्टम। उसके बाद में हम सॉइल से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हैं उन सभी बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि उन बेसिक डेफिनेशंस में या उन टर्म्स के अंदर जो इंटर रिलेशंस हैं, जो फार्मूले हैं, तो कौन से मेन फार्मूले हैं जो हमारे, चाहे हम बीटेक की बात करें चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, उनके क्वेश्चंस में जो काम आते हैं वो फार्मूले हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल एज ए 3 फेज सिस्टम। अब देखिए सॉइल के साथ क्या चीज़ है। सॉइल के साथ ये होता है कि सॉइल बेसिकली जब आप एक सॉइल मास को देखते हैं तो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम सॉइल कहते हैं, और उनके बीच में कुछ गैप होता है। उस गैप को हम यहाँ पे टेक्निकली वॉइड्स बोलते हैं, हिंदी में इन्हें कहते हैं छिद्र, यानी कि रिक्त स्थान, कुछ बीच में खाली जगह, इन्हें वॉइड्स कहते हैं। अभी खाली जगह जो होती है ये ऑक्यूपाई होती है 2 चीज़ों से, या तो उसमें हवा भरी होगी या उसमें पानी होगा। तो नॉर्मली जब हम कोई सॉइल मास लेते हैं तो उसमें थोड़ी हवा थोड़ा पानी होता ही है। तो बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं मिला के एक सॉइल मास को क्रिएट करती है। तो इसे हम सॉइल स्केलेटन बोलते हैं या सॉइल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको कहा, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सॉइल एज ए 3 फेज सिस्टम। तो एक सॉइल मास इस डायग्राम की तरह होता है जिसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है जिसे हम कहते हैं वॉइड्स, इन वॉइड्स में या तो पानी भरा हो सकता है या अगर आप देख सकते हैं हवा भरी हो सकती है। तो ये एक सॉइल मैट्रिक्स कहलाती है या हम इसे कहते हैं सॉइल स्केलेटन। अब देखिए, इसी सॉइल स्केलेटन या सॉइल मैट्रिक्स को जब हम इस तरह से एक फेज डायग्राम में क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये तीनों मिक्स हैं, तो एनालिसिस पर्पज से हम जियोटेक्निकल में क्या करते हैं, हम इन तीनों ही स्टेजेस को, इन तीनों फेजेस को एक अलग अलग रूप में बनाते हैं। तो जब इस तरह का डायग्राम हम बनाते हैं तो ये डायग्राम कहलाता है 3 फेज सिस्टम। क्यों? क्योंकि सॉइल मास के अंदर तीनों चीजें हैं, सॉलिड है, वाटर है और एयर है। अब इन तीनों को हम वॉल्यूम और वेट दोनों में ही देखेंगे। तो देखिए, टोटल वॉल्यूम अगर इस सॉइल मास का V है तो हम यहां पे चीज कहते हैं कि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो है VS, वाटर का जो वॉल्यूम है उसे हम नाम देते हैं VW, और एयर का जो है उसे हम कहते हैं VA। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सॉलिड जो होते हैं इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को हम यहां टर्म करते हैं वॉइड्स। उस वॉइड्स के अंदर या तो पानी होता है या हवा होती है। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों ही वॉल्यूम को क्लब कर दूं तो ये दोनों मिला के कहलाते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि जो वॉइड्स है उसमें या तो पानी होगा या हवा होगी। अब इन्हीं को अगर मैं वेट में देखूं तो देखिए क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहली चीज सॉलिड का अगर हम वेट की बात करें तो वो कहलाता है WD। वाटर का जो वेट है वो कहलाता है WW। लेकिन जो एयर का वेट है वो हम शुरू से जानते हैं कि एयर को हम हमेशा वेटलेस मानते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि एयर का वेट जो कि 0 होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हुआ, सॉलिड प्लस वॉइड्स, और वॉइड्स के अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं, वो हैं पानी और एयर। तो ये हमारा फार्मूला बनता है टोटल वॉल्यूम का। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट के अंदर हम जानते हैं सॉलिड का और वॉइड्स का, लेकिन वॉइड्स के अंदर एयर नहीं मानी जाती, सिर्फ और सिर्फ पानी माना जाता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे होंगे जिसको मैं आपको यहां पे एम्फेसाइज करके बताता हूं। आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने यहां V के नीचे S लिखा, तो S मतलब सॉलिड, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैंने यहां पे W के नीचे S क्यों नहीं लिखा, मैंने यहां पे D लिखा। देखिए, जियोटेक्निकल में
आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कई हमारे ऐसी टर्म्स हैं इसके अंदर जो सीधा मतलब नहीं देती, हमें उसे समझना पड़ता है। और यही प्रॉब्लम है कि कई जगह बेसिक इन टर्म्स के अंदर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि यहाँ डी और यहाँ एस क्यों आया, तो यहाँ ये क्यों है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जियो टेक्निकल के अंदर सॉइल जो होती है, क्योंकि सॉइल पूरी दुनिया में बिखरी हुई पड़ी है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम नहीं होता। हमने जितना सॉइल का सैंपल लिया वो हमारा वॉल्यूम है। यहां अगर आप इसको देखें, इसको यहां देखें, जो इसका टोटल वॉल्यूम है वो कहीं पड़ा नहीं है। हमने जितना लिया, बाकी वो तो इनफाइनाइट है। जितनी आप मिट्टी उठा सकते हो आप उठा लो। तो आपने सैंपल के लिए जितनी मिट्टी उठाई वो आपका टोटल वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम की बात करते हैं। अब इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो कैसे पता लगाते हैं कि सॉलिड पार्टिकल का वेट कैसे आता है। तो देखिए, सॉलिड पार्टिकल के अंदर पानी है और हवा है। अब हम इन सॉलिड पार्टिकल्स को ओवन में, यानी सॉइल मास को ओवन में सुखाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल। तो जब हम उसको सुखाते हैं तो पानी उड़ जाता है, एयर का वेट हमने वैसे भी 0 माना जाता है। तो अब बचती क्या है? बचती है एकदम सूखी मिट्टी, ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल। अब ये जो सूखी मिट्टी है, यही सूखी मिट्टी आपके सॉलिड का वेट देगी आपको। तो चूंकि वो ओवन ड्राइड होती है तो डी फॉर ड्राई होता है। इस वजह से जियो टेक्निकल में आपको ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर अलग अलग नोट्स भी अगर आप देखें तो उन सब के अंदर WS की बजाय WD मिलता है। इसका रीजन क्या है कि जब आप सॉलिड के वेट की बात करें तो सॉलिड का वेट तभी आएगा जब वो सॉइल सैंपल सूखा होगा, और अगर वो सूखा है तो सूखे को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्राई। इसलिए इंटरेस्टिंगली WD लिखा जाता है। WS लिखना गलत नहीं है, WS लिखा जा सकता है, लेकिन आपको ज्यादातर बुक्स में WD मिलेगा। और WD जो है उसका लॉजिक मैंने आज आपको बताया, वो ये होता है कि वो ड्राई होती है। अनफॉर्चुनेटली किसी बुक में ये मेंशन नहीं होता। आपको सभी बुक्स के अंदर VS मिलता है और WD मिलता है, लेकिन कहीं ये बताते नहीं है कि WD क्यों हो गया और VS क्यों हो गया। क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो तो VS होगा ही, लेकिन वेट निकालने के लिए आपको उस सैंपल को ओवन ड्राई करना ही पड़ेगा। और जब आप उसे ओवन ड्राई करेंगे तो वो ड्राई वेट आएगा, और ड्राई वेट ही सॉलिड का वेट है। क्योंकि पानी उड़ चुका है, हवा का वेट माना नहीं जाता, तो इसलिए इसे WD कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग रहता है। तब आप देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया कि ये है सॉइल का 3 फेज सिस्टम। अब इस 3 फेज सिस्टम में सॉलिड है जो कि सॉइल मासेस है, सॉइल ग्रेन्स है, वाटर है और एयर है। और इसको मैंने वॉल्यूम में और वेट दोनों में ही आपको यहाँ पे फार्मूले से सिखाया। अब ये जो 3 फेज सिस्टम होता है, जब आप इसे ओवन ड्राई करते हैं तो क्या होगा? पानी का पूरा हिस्सा गायब। अब जैसे ही पानी का हिस्सा गायब होगा तो यह 3 फेज सिस्टम बन जाएगा 2 फेज सिस्टम, बट 2 फेज सिस्टम विद सॉलिड एंड एयर, क्योंकि पानी तो गायब हो गया। इसी तरह अगर आप एक सॉइल सैंपल लें, एक बकेट के अंदर लें, उसमें खूब सारा पानी डालें, या हम सिंपल भाषा में कहें तो एक नदी, तालाब, झील के नीचे की जो बेस की जो मिट्टी है जिसके ऊपर पानी है, तो समय के साथ क्या होगा? धीरे धीरे एक स्थिति आएगी कि जितनी भी एयर है उस एयर में पानी आ जाएगा, एयर रिप्लेस होगी पानी से। तो होगा क्या कि पूरा का पूरा वाटर हो जाएगा, यानी कि जितने भी वॉइड्स थे उन वॉइड्स के अंदर कंप्लीट पानी आ जाएगा। उस केस में भी सॉइल बन जाती है 2 फेज सिस्टम, लेकिन अब इस बार 2 फेज सिस्टम है सॉलिड प्लस वाटर का। तो यानी कि ओवन ड्राइड मिट्टी जो होती है वो 2 फेज सिस्टम होती है सॉलिड एंड एयर से, और यही एक सैचुरेटेड मिट्टी, क्योंकि हम जब पूरी तरह से वॉइड्स के अंदर पानी आ जाता है तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम उसे टर्म करते हैं सैचुरेटेड सैंपल। तो जब सैचुरेटेड मिट्टी हो तो वो भी 2 फेज सिस्टम होता है, लेकिन वो 2 फेज सिस्टम होता है सॉलिड एंड वाटर के लिए। अब सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है बेसिक डेफिनेशंस। अब यहाँ हम अलग अलग जितने भी जियो टेक्निकल में जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस, जो एज ए टर्म भी हमारे काम आती है क्वेश्चंस के अंदर, और बाद में एज एन इंटर रिलेशनशिप भी काम आएगी। तो सबसे पहली टर्म जो हम देख रहे हैं वो होती है वाटर कंटेंट। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या है? अब देखिए, यहां भी एक इंटरेस्टिंग चीज बनेगी, जैसे मैंने अभी आपको VS और WD के अंदर
कंसेप्ट समझाया कि जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वैसा ही यहां पे भी एक कंफ्यूजन सी है। अब वो क्या है उसको आप देखिए। वाटर कंटेंट का जो फार्मूला बनता है वो बनता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई ड्राई वेट ऑफ सॉइल। जनरली ये परसेंटेज में होता है तो इंटू 100 भी होता है। तब आप देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज। अब देखिए अगर कोई मुझसे कहे कि भाई वाटर कंटेंट, तो हमारी कॉमन सेंस हमारे दिमाग में क्या आती है, एक सॉइल सैंपल लिया, सॉइल सैंपल को वेट किया, उसके अंदर कितना पानी है परसेंटेज निकाल लिया। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक रैंडम एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट अस टेक सॉइल सैंपल ऑफ 10 किलोग्राम। तो हमने 10 किलो का सॉइल सैंपल लिया। नाउ वी फाइंड आउट कि भाई इसमें पानी कितना है। फॉर एन एग्जांपल 2 किलोग्राम पानी है। तो एक कॉमन सेंस है, हर कोई कहेगा भाई 10 किलो मिट्टी में 2 किलो पानी है तो 2/10, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड वाटर कंटेंट। नो, जियो टेक्निकल में ऐसा नहीं होता। जियो टेक्निकल में ये होता है कि अगर 10 किलो मिट्टी है जिसके अंदर 2 किलो पानी है, जिसका मतलब 8 किलो की सूखी मिट्टी है, तो 2/10 के बजाय यानी कि 2/10 की बजाय 2/8 जो होता है वो वाटर कंटेंट होता है। तो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन जो है रहती है, जिसको आपको अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना है कि वाटर कंटेंट जो होता है वो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई ड्राई वेट ऑफ सॉइल होता है। यानी कि सॉइल का जो है, सॉलिड जो है, उसके कंपैरिजन में कितना पानी है। अब इंटरेस्टिंगली इन दो टर्म्स का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि हमने अभी 3 फेज सिस्टम में देखा कि सॉलिड फेज है और ऊपर जो है वॉइड्स का फेज है जिसके अंदर या तो पानी है या हवा है, तो इनका आपस में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि अब ये कंसेप्ट मैं क्यों इतना एम्फेसाइज करके बता रहा हूं, इसका रीजन ये है कि इसके ऊपर कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और वो आपको तभी क्लियर होते हैं जब आप इन दोनों टर्म्स को और इनके बीच के नॉन रिलेशन को समझें। तो अब आप देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हमने शुरू से बचपन से पढ़ा है कि परसेंटेज जो होते हैं, हमने सुना है कि 100 से ऊपर तो परसेंटेज होते ही नहीं है। नेचुरल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वाटर कंटेंट सबसे कॉमन क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, वो होता है कि वाटर कंटेंट की वैल्यू जो होती है उसकी क्या रेंज होती है, और उसमें एक ऑप्शन होता है मोर देन 1 या मोर देन 100%, बोथ वेज। अगर हम ऐसे करें कोफिशिएंट में या रेशियो में तो 1 और 100% में कहे तो मोर देन 100%। तो इंटरेस्टिंगली आंसर होता है मोर देन 100%। अब आपको कहोगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है, वाटर कंटेंट 100 से ऊपर कोई भी परसेंटेज है वो 100 से ऊपर कैसे जा सकता है। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आदमी को तभी समझ में आता है जब उसको इन दोनों टर्म्स का कनेक्शन समझ में आता है कि टर्म्स हैं क्या और इनके बीच में क्या रिलेशन है या रिलेशन नहीं है, तो क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे यही आपको समझने की जरूरत है कि 3 फेज सिस्टम हमने देखा कि सॉलिड और ऊपर होता है वॉइड्स। तो सॉलिड के बीच में कितने वॉइड्स है, इसका सॉलिड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। और अब वॉइड्स के अंदर कितना पानी है तो उसका सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है। तो चूंकि सॉलिड का वॉइड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब जो मैं एग्जांपल मैंने 10 किलो वाला लिया, उसी रैंडम एग्जांपल को फिर पकड़ते हैं। अब आप देखिए 10 किलो अगर मान लो हमने सॉइल सैंपल लिया और संभव है कि उसके अंदर 6 किलो पानी हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब 6 किलो पानी है तो ड्राई कितना हुआ 4 किलो। तो हमारी इस डेफिनेशन के हिसाब से 6/4 into 100 will be the water content, and that itself is showing that water content will be more than 100%। तो देखिए ये क्वेश्चन या ये सोच तभी आपको समझ में आ सकती है जब आपको इन दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस समझ में आए। तो वाटर कंटेंट जो होता है वो 100 से ऊपर, या दूसरी भाषा में कहें तो उसकी वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है। ये हमेशा परसेंटेज में हम डिनोट करते हैं। सॉइल सैंपल के अंदर 4 तरह का पानी होता है। अब वो क्या क्या होता है वो भी जरूरी है यहाँ पे सीखना। वैसे तो ये टॉपिक आगे भी आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इस चीज को समझना है कि सॉइल सैंपल जो होता है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, उस वाटर कंटेंट में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला एक होता है ग्रेविटी, फिर होता है कैपिलरी वाटर, तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मैं आपको एक एक करके अभी ये चारों ही समझाऊंगा। और चौथा होता है स्ट्रक्चर वाटर। इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इन 4 तरह के वाटर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है ग्रेविटी वाटर।
तो जब बारिश होती है या कोई भी स्ट्रीम जा रही है तो वो स्ट्रीम जो है वो सॉइल के अंदर जो पानी इन्वॉल्व करती है, दैट पर्टिकुलर वाटर इज नोन एज ग्रेविटी वाटर। अब सॉइल सैंपल जो होते हैं, जो ग्राउंड में होते हैं मिट्टी, तो वो कैपिलरी एक्शन से भी कुछ पानी अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है, दैट पर्टिकुलर वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या चीज होती है कि जब हम कोई ओवन ड्राइड सैंपल रखते हैं तो जब वो एटमॉस्फेयर से जो पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और चौथा जो होता है स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर क्या है? सॉइल का इटसेल्फ जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर भी पानी के जो है वो मॉलिक्यूल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है, जब हम किसी भी सॉइल सैंपल को ओवन में ड्राई करते हैं तो देखिए ये 3 तरह के पानी ही रिमूव होते हैं, क्योंकि चौथा जो है वो है स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर सॉइल के ग्रेन्स के अंदर इन्वॉल्व है क्योंकि वो उसके स्ट्रक्चर में है, तो ये हम नहीं तोड़ सकते ओवन ड्राई में। तो ओवन ड्राई के बाद में हम ये 3 तरह के पानी जो है वो रिमूव करते हैं, तो जिसे हम ओवन ड्राई सैंपल कहते हैं। इंटरेस्टिंगली वो भी कंप्लीट ड्राई नहीं है, लेकिन इस पानी को हटाना हमारे लिए एक नॉर्मल केस में संभव नहीं होता, इसलिए हम ओवन ड्राइड सैंपल को ही हम बिल्कुल सूखी मिट्टी मानते हैं, क्योंकि ये तीनों तरह के पानी हम उससे रिमूव कर देते हैं। तो ये भी कई बार जो है कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये क्या है वो पूछा जाता है। तो ये आपको यही मैं इसलिए समझाना चाह रहा था क्योंकि इस वाटर कंटेंट से जुड़ी हुई ही डेफिनेशंस चल रही हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारी है डेंसिटी की। अब डेंसिटी क्या चीज है उसको हम देखेंगे अभी, और यहां सॉइल के अंदर कितनी तरह की डेंसिटीज होती हैं उसको हमें देखना है। तो इंटरेस्टिंगली सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे डेंसिटी इटसेल्फ जो होती है सॉइल के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 5 तरह की डेंसिटी जो है वो डिफाइंड की गई है। 5 तरह की डेंसिटी। अब ये 5 तरह की डेंसिटी क्या है वो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली जो है वो कहलाती है बल्क डेंसिटी। ये बेसिकली जो नॉर्मल डेंसिटी की हमारी डेफिनेशन है वही है, और वो क्या होती है? रो इक्वल टू एम अपॉन वी। तो देखिए हमने अब तक पढ़ा है कि डेंसिटी किसे कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो वही डेंसिटी एक बेसिक टर्म है, लेकिन चूंकि हमारे पास 5 अलग अलग तरह की डेंसिटी डिफाइंड है तो इसलिए इसको भी एक नाम दिया गया, और वो नाम था बल्क डेंसिटी, यानी कि टोटल वॉल्यूम उसके अंदर कितना टोटल मास है। तो मास पर यूनिट इज नोन एज बल्क डेंसिटी। अब सेकंड जो है वो है ड्राई डेंसिटी। अब ड्राई डेंसिटी क्या चीज हुई? अब ड्राई डेंसिटी ये है कि हम यहां पे लेंगे वॉल्यूम अभी भी टोटल है, लेकिन अब हमारा जो मास है वो है ड्राई। तो देखिए आपको 3 फेज सिस्टम के समय भी मैंने आपको WD वाला लॉजिक बताया था, वही लॉजिक यहां पे भी चलता है, क्योंकि आपको सभी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर MD शब्द दिखाई देता है। तो MD का जो लॉजिक है वो सिंपल सा इतना सा है, क्योंकि जब हम सॉइल सैंपल को सूखा करते हैं, ओवन ड्राई करते हैं, तो जो मास आता है दैट पर्टिकुलर मास इज एक्चुअली नोन एज ड्राई मास। तो ड्राई मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज बेसिकली नोन एज ड्राई डेंसिटी। तीसरी जो टर्म है यहां पे अब क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड कहलाता है। अब वो क्या होगा? इस बार आपको दोनों ही तरफ हम सॉलिड को पकड़ेंगे, क्योंकि हमने नाम ही ये दिया है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स के केस में क्या होगा कि मास भी सॉइल का, वॉल्यूम भी सॉइल का। तो देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर कंफ्यूजन होती है, जिसको आपको अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना है। क्लियर क्या रखना है? अगर मैं टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ड्राई मास ले रहा हूं तो कहलाएगी ड्राई डेंसिटी, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम भी सॉलिड का ले रहा हूं, मास भी सॉलिड का ले रहा हूं, तो कहलाएगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। क्योंकि आप देखिए नाम से समझ में आ रहा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है तो भाई वॉल्यूम भी आप सॉलिड का ही लोगे, मास भी सॉलिड का, वॉल्यूम भी सॉलिड का। लेकिन जब आप ड्राई डेंसिटी कह रहे हो तो यहां आप सॉइल सैंपल को रेफर कर रहे हो, तो सॉइल सैंपल का टोटल वॉल्यूम तो V था। अब उस टोटल वॉल्यूम में कितना ड्राई मास है आपके पास वो यहां पे डिनोट होता है। चौथा जो टर्म है वो है सैचुरेटेड डेंसिटी। अब ये शब्द मैंने अभी आपको डिफाइन किया था, सैचुरेटेड
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? तो सैचुरेटेड का मतलब क्या था कि हम एक सॉइल मास लेंगे, अब हमने क्या किया उसमें पूरी तरह से उसको पानी में भिगो दिया, या पानी में उसको पूरी की पूरी तरह से सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट करने का सिंपल बेसिक मीनिंग है जितने भी वॉइड्स है उसके अंदर 100% पानी है, 0% एयर है। ऐसे सॉइल सैंपल को सैचुरेटेड सॉइल सैंपल कहा जाता है। तो जब सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है तो उस सैचुरेटेड सॉइल सैंपल का जब आप मास लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर डेंसिटी इज नोन एज सैचुरेटेड डेंसिटी। यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर जो डेंसिटी होती है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड डेंसिटी। और पांचवी और इंटरेस्टिंगली लास्ट टर्म जो है उसको नाम दिया गया है सबमर्ज डेंसिटी। अब सबमर्ज डेंसिटी क्या चीज है? तो देखिए, इसे हम रो सैचुरेटेड कहते हैं और हम इसे रो सबमर्ज कहते हैं। इनके कोई फार्मूले डायरेक्टली नहीं बनते क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, रो सैचुरेटेड हम किसे कह सकते हैं? एम सैचुरेटेड डिवाइड बाय वी। दैट मींस कि जब सैचुरेटेड कंडीशन हो उस कंडीशन में कितना मास है, टोटल वॉल्यूम, दैट पर्टिकुलर डेंसिटी इज सैचुरेटेड डेंसिटी। सो इट इज बेसिकली अ स्पेसिफिक केस ऑफ नंबर 1। बल्क डेंसिटी, एक नॉर्मल मिट्टी पड़ी, आपने उसका वॉल्यूम लिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बल्क डेंसिटी। लेकिन अगर वही मिट्टी सैचुरेटेड कंडीशन में तो फिर वही चीजें लिया आपने, अभी भी मास है, टोटल वॉल्यूम है, लेकिन अब उसका नाम पड़ेगा सैचुरेटेड डेंसिटी बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस of a normal soil sample where the whole soil is fully saturated. Now we are talking about the fifth term, submerged density. अब हम ये जानते हैं कि हमने बचपन में साइंस में एक टॉपिक पढ़ा है बॉयंसी। बॉयंसी वाला क्या होता है कि जब कोई भी चीज पानी के अंदर डूबती है तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करती है, तो वो बॉयंसी का फोर्स या बॉयंसी का जो प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा, तो वही चीज यहां पे भी है। तो जो उसका मास होता है, इफेक्टिव मास, वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसका जो टोटल मास होता है उसके अंदर उसका डिस्प्लेस पानी जो होता है वो मास घटाना पड़ता है, तब उसका इफेक्टिव मास आता है। तो डूबी हुई सॉइल सैंपल जो है, उस डूबी हुई सॉइल सैंपल का अगर मैं बॉयंसी वाला यानी कि उसका इफेक्टिव मास लूं और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो वो पर्टिकुलर डेंसिटी जो है वो हमारी कहलाती है सबमर्ज डेंसिटी। और इंटरेस्टिंगली सबमर्ज डेंसिटी का एक फार्मूला क्रिएट होता है, वो होता है रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। अब इसको समझने के लिए देखिए, जो मैं अब बता रहा हूं वो एक देसी तरीका है समझने का, वो एग्जैक्टली वहां पे सेट नहीं हो रहा, लेकिन देसी तरीका है हमारे दिमाग में इस चीज को क्लियर करने का। एक सिंपल सी चीज है कि रो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि भाई पूरी तरह से पानी में भीगी हुई मिट्टी, उसमें से मैं पानी घटा दूं, तो मैं शब्दों में जा रहा हूं यहाँ पे। रो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी है और पूरी तरह से पानी के साथ भरी हुई है, अगर मैं उसमें से पानी घटा दूं तो क्या बचा? मिट्टी बच गई। सो दैट बिकम्स सबमर्ज डेंसिटी। ऑल्दो ये डायरेक्टली ये कंसेप्चुअल बात नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए या याद रखने के लिए एक सोच है कि भाई मिट्टी प्लस पानी में से पानी हटा दो तो मिट्टी बच गई। सो दैट पर्टिकुलर लॉजिक इज देयर। सो दीज आर द बेसिकली 5 densities which are defined: bulk density, dry density, density of solid, saturated density और submerged density। अब यहां पे एक टर्म आई है रो डब्ल्यू विच इज डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहां इसका जियोटेक से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आपने हाइड्रोलिक्स में भी इस चीज को पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, कहीं पे भी आप इस टर्म को देखते हैं रो डब्ल्यू। तो रो डब्ल्यू जो होता है इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, क्योंकि रो डब्ल्यू का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी जो होती है ये एक सिंपल सी वैल्यू जो है हमें हमेशा याद रखनी होती है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं होगी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। और अच्छी चीज है कि इसकी वैल्यू इतनी सिंपल सी है कि याद करने में कोई मुश्किलात आनी नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि सॉइल सैंपल के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी जब सॉइल सैंपल लेते हैं तो वो कुछ ग्राम में होता है, तो आपको कई बार क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर ग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम में मास मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिलेगा। तो ऐसे केसेस में एक तरीका तो ये है कि हम वहीं पे इसको जो है वो कन्वर्ट कर लें, लेकिन उससे भी ज्यादा इजी तरीका है, क्योंकि एक बड़ा इत्तेफाक है कि जब अगर मैं इसको इत्तेफाकन ग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो देखिए बड़ा सा इंटरेस्टिंग सी वैल्यू है 1 आता है। तो आपको ये दोनों में से कोई भी एक चीज याद करें तो इंटरकनेक्टेड है, और दोनों ही दिमाग में रह जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं, इजी वे होगा, आपके कुछ सेकंड्स बच जाते हैं। तो रो डब्ल्यू की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब ये जो आपने 5 टर्म देखी, इन्हीं 5 टर्म में एक अगला टर्म बनती है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट क्या चीज होती है, पहले मैं इसको यहां लिखता हूं और यही मैं आपको डिफाइन करूंगा। इसी से पांचों ही टर्म डायरेक्टली आ जाएगी, तो हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखिए यूनिट वेट को जनरली यहाँ पे जैसे आपने देखा डेंसिटी को रो, ये रो एक सिंबल है, इसी तरह यूनिट वेट को जनरली जो स्टैंडर्ड सिंपल सॉइल में चलता है वो चलता है गामा। अब हम ये जानते हैं कि गामा क्या होता है, बेसिकली क्या चीज है, यूनिट वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने बचपन से इस चीज को देखा है, ये फार्मूला हमने हमेशा से सीखा है, W = mg। यानी कि जब आप मास के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है उसे हम वेट कहते हैं। तो अब यही पांचों डेंसिटीज जो हैं, ऐसे ही 5 यूनिट वेट डिफाइन है। कैसे, बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब आप डेंसिटी को g से यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेट बन जाएगा। तो जैसे ये 5 टर्म डेंसिटी में थी, मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मेरे पास बोर्ड है और मेरे पास डस्टर है, तो मैं इसको तुरंत मिटा देता हूं, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और आपको भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बल्क यूनिट वेट, बस मुझे कन्वर्ट क्या करना है, जहां जहां मैंने डेंसिटी लिखी थी मैं वहां लिखूंगा यूनिट वेट, जहां जहां मैंने रो लिखा था वहां लिखूंगा गामा, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां जहां मैंने m लिखा था मैं लिख डालूंगा वहां पे W। तो देखिए बल्क यूनिट वेट कैसे डिफाइन हुआ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा क्या है, ड्राई डेंसिटी, तो मैं इसको बहुत सिंपली तरीके से ड्राई यूनिट वेट लिख डालूंगा। मैं रो की जगह क्या करूंगा, गामा वर्ड लिखूंगा और m की जगह क्या लिखूंगा, W। तो देखिए ड्राई यूनिट वेट क्या हुआ, ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। फिर वही चीज है, दोनों ही जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को आपको हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। दूसरी और तीसरी कैसे रखना पड़ेगा, मैंने आपको अभी शब्दों से समझाया इसको, कि जब आप ड्राई यूनिट वेट की बात करेंगे तो अभी भी वॉल्यूम टोटल है लेकिन वेट अब ड्राई का है। लेकिन जैसे आप यूनिट वेट ऑफ सॉलिड वर्ड यूज करेंगे तो जब आपने नाम ही ले लिया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो फिर वॉल्यूम भी सॉलिड का लीजिए, वेट भी सॉलिड का लीजिए। तो ये चीज आपस में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये क्लियर हो कि दोनों अलग अलग हैं और कैसे अलग अलग है, ये बहुत जरूरी है। इसके आगे वाला तो बहुत सिंपल सा है कि चूंकि सैचुरेटेड कंडीशन में अब हम यूनिट वेट लेंगे तो वो बन जाएगा मेरा सैचुरेटेड यूनिट वेट। बहुत सिंपल सा है कि मैं रो वर्ड हटा के गामा लिख दूंगा, सेम चीज यहां हो जाएगी, सबमर्ज डेंसिटी बन जाएगा मेरा सबमर्ज यूनिट वेट। रो में हटाऊंगा, गामा लगाऊंगा, और ये चीज मैं यहां पे भी करूंगा। तो ये भी फॉर्मूला सिंपल सा बन जाता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखिए हमारा W = mg हम जानते हैं, तो m जो है ये रहा, यहां करना मुझे क्या है, g से मल्टीप्लाई। g की वैल्यू हमने बचपन से सुनी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो जैसे ही मैं इसको 1000 को जो है 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 9810। अब किलोग्राम को जैसे आप जी से मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम्स न्यूटन। सो बहुत सिंपल सी चीज है, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है अगर आप याद करना चाहें सो दैट बिकम्स 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट किलो न्यूटन so you can quite easily say 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इट इज स्टिल द सेम थिंग। बट मैं हमेशा कहता हूं कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने डेंसिटी याद कर लिया जो थी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सिंपल 9.81 से मल्टीप्लाई तो करना है। तो क्यों मैं दो वैल्यूज जो है रट के रखूं, एक मैंने रट ली दूसरी मैंने समझ ली, मेरे लिए आसान काम हो गया। तो देखिए ये तीसरी टर्म थी, तो 3 टर्म हमने अब तक पढ़ ली। पहली टर्म हमने पढ़ी वाटर कंटेंट, 5 डेंसिटी, 5 यूनिट वेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है चौथी, वो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। चौथी जो टर्म हमारी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टर्म है ये सेम वही टर्म है जो हाइड्रोलिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी गई। वहां हम हमेशा क्या कहते थे कि भाई फ्लूइड जो है, फ्लूइड का वेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड
किसी फ्लूइड का वेट जो कि वाटर होता था जनरली, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में कई बार वो ऑयल भी होते थे, कई और चीजें होती थी, लेकिन सॉइल में हमारे ऐसा नहीं होता। तो सॉइल में हम बात कर रहे हैं कि सिंपल डेफिनेशन है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉइल का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हमारे यहाँ पे हमेशा पानी होता है, तो पानी का यूनिट वेट। अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये आपने साइंस में पढ़ी थी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, यानी कि एक ही पर्टिकुलर वॉल्यूम की आपने सॉइल ली, उतने ही वॉल्यूम का पानी लेंगे आप, तभी तो आपस में तुलना होगी। तीसरी और कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिफाइन किया गया। कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, और ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स नहीं ध्यान रखता, सीधी चीजें इग्नोर कर देता है, तो कई बार वो मिस आउट हो जाती है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ चूंकि हम ये जानते हैं, जो हमने अभी देखा था कि जो गामा यानी कि यूनिट वेट होता है वो डेंसिटी इनटू स्मॉल जी विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ये एक रेशियो है तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर हम ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, यहाँ जी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। सो स्टिल द सेम थिंग। सो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जी इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू या रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। ज्यादातर न्यूमेरिकल में हमारे इसका इस्तेमाल जो होगा वो होगा कुछ इस तरह से, यानी कि इसके क्रॉस में। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको देखें तो ये बनता है, या देखें तो ये बनता है, जो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, इंटर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो ये कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या सोच है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की। अब यहां देखें हमने बात की कि भाई पानी के रेस्पेक्ट में हमारी जो सॉइल है उसका वेट कितना है, यूनिट वेट है। तो बेसिकली हम वेट की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमने दोनों का सेम रखा है। तो देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, क्योंकि देखिए अगर मैं पानी की बात करूं, देखिए एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बताइए, तो बच्चे बोले साहब ऐसा थोड़ी होता है, तो डिफाइन ही नहीं है। मैं कहा क्यों भाई डिफाइन क्यों नहीं है, तो बोले इसलिए डिफाइन नहीं है कि पानी के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो पानी की कैसे निकाल लेंगे। मैंने कहा भी तो पानी से, तो आप सिंपल सी चीज है, यहां पर भी आप गामा डब्ल्यू लिखिए, जैसे ही आप गामा डब्ल्यू लिखे तो 1 हो गया ना। तो देखिए एक बहुत सीधी सी चीज थी, लेकिन नहीं दिमाग में आई, क्योंकि उनको लगा कि पानी के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो पानी की कैसे करते हैं, फिर पानी के रेस्पेक्ट में की तो 1 हो गई ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली क्या चीज है यहाँ पे कि हमें ये समझना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो है वो नेचुरली 1 होगी। तो इससे सोच क्या बनी, सोच ये बनी कि अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी तरह का मटेरियल हो, मैं अब जियोटेक्निकल से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं और मैं एक जनरलाइज मटेरियल की बात कर रहा हूं, कोई भी तरह का मटेरियल हो अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 1 से कम है, तो इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है कि वो पानी में डूबेगा नहीं, पानी में तैरेगा। क्यों, क्योंकि उसका वेट जो है वो पानी की तुलना में कम है, वो पानी से हल्का है। लेकिन जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो पानी से भारी है और वो पानी पे तैरेगा नहीं, पानी में डूब जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उसका मीनिंग क्या होता है। जनरली सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज रहती है वो 2.5 से 2.7 के बीच में, 2.6 2.65 वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास जो हमें न्यूमेरिकल में देखने को मिलती है, या जब हम प्रैक्टिकली लैब में टेस्ट करते हैं तो कुछ इसी रेंज में वैल्यूज आती हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इसका बेसिक सोच क्या है, इस वैल्यू का मीनिंग क्या है, क्या उस वैल्यू से हमें समझ में आ रहा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ऊपर दैट मीन्स वो पानी से भारी है, 1 से कम दैट मीन्स वो पानी से हल्का है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो बेसिकली मैंने इन तीनों टर्म्स को एक साथ शामिल किया। इसका रीजन क्या है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये तीनों बेसिकली मैं मानता हूं कि पेयर्ड टर्म्स हैं, क्योंकि तीनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो सबसे पहली टर्म जो है जिसका नाम है वॉइड्स रेशियो। तो वॉइड्स रेशियो का जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो है E। इसका डेफिनेशन है वो है VV अपॉन VS। अब यहां पे भी वही एक और कंफ्यूजन, जैसे मैंने आपको अब तक बताया जियोटेक्निकल की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वहां कई जगह जो है वो थोड़ी सोच वाली एक चीज है जो समझ में
ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाती है, लेकिन आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्या चीज है, वॉइड्स रेशियो और एक नाम है पोरोसिटी। अब वॉइड्स रेशियो शब्द जो होता है, मतलब क्या होता है कि वॉइड का क्या रेशियो है, एक सिंपल सी चीज है, लेकिन और हमारे दिमाग में एक चीज बहती भी टोटल वॉल्यूम, उसमें कितने वॉइड है, वो वॉइड रेशियो, एक बहुत सिंपल सा है। लेकिन फिर वही चीज यहाँ ऐसा नहीं होता। वॉइड रेशियो जो है वो है सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितने वॉइड्स हैं, और ये चीज जो मैं आपको शुरू से बताता आया हूं, इनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है ही नहीं। सेम जैसे वाटर कंटेंट वाला था, लगभग वही चीज, वही एनालॉजी यहां पे भी एडजस्ट होती है कि सॉलिड जो है उसके रेस्पेक्ट में कितने वॉइड्स हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज वॉइड्स रेशियो। और वॉइड्स रेशियो जो है, जो कि इन दोनों टर्म्स में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो सेम चीज जैसे वाटर कंटेंट में हुआ वो यहां पे भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 से ऊपर भी चली जाती है। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार इसको इस तरह से पूछा जाता है कि वॉइड रेशियो कैन टेक अ वैल्यू, अब उसके अंदर एक आता है नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 0, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसमें परफेक्ट आंसर जो होता है, मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा और तब मैं वापस आपको बताऊंगा, तो उसमें जो आंसर होता है वो होता है वॉइड रेशियो कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। 0 से कम नहीं हो सकती, लेकिन 0 से ऊपर वो कितनी भी हो सकती है। अब कितनी भी में 1 से ऊपर जाना भी शामिल है, तो 1 से ऊपर भी वो जा सकती है। और क्यों जा सकती है मैंने आपको अभी समझाया। जरूरी है इन दोनों टर्म्स का आपस में जो कनेक्शन नहीं है वो भी समझना। कई बार हमें कनेक्शन समझना होता है, कई बार कनेक्शन नहीं है, तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनमें कनेक्शन नहीं है। क्योंकि हमने 3 फेज सिस्टम जो सीखा था उसमें हमने यही चीज देखी कि नीचे है सॉलिड और ऊपर है वॉइड्स, और सॉलिड का वॉइड का डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनका ही जो है रेशियो डिफाइन किया गया एज ए वॉइड्स रेशियो। तो अब जो हमारे दिमाग में जो चीज थी कि भाई टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड्स हैं, तो उसको नाम वॉइड्स रेशियो देने की बजाय एक दूसरा नाम दिया गया, और वो नाम था पोरोसिटी, जिसे हम एन से डिफाइन करते हैं। तो पोरोसिटी जो है वो ये है कि भैया टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड्स हैं। तो जो हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो चीज डिफाइन हुई पोरोसिटी के नाम से, ना कि वॉइड रेशियो के नाम से। तो आपको अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखनी है कि वॉइड रेशियो जो है वो है सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितने वॉइड्स, वेयर एज पोरोसिटी जो है वो है टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड्स। तो जो हमारे दिमाग में चीज आती है वो पोरोसिटी के रूप में डिफाइन है, ना कि वॉइड्स रेशियो में। तो अब इन दोनों में कनेक्शन बहुत सीधा सीधा है। हम जानते हैं इस चीज को कि अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, VS प्लस VV। तो अगर मैं पोरोसिटी में बात करूं तो N जो है वो है VV अपॉन V, और V की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं VS प्लस VV। यहां से एक छोटी सी डेरिवेशन जो मैं यहां कर रहा हूं वो ये, अगर मैं इनको अब 1 अपॉन कर दूं तो मैंने इसे भी उल्टा किया, तो इसे भी आप उल्टा कर दीजिए, दैट बिकम्स VS प्लस VV अपॉन VV। एंड व्हेन वी ब्रेक दिस टर्म्स, सो व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन VS अपॉन VV or VV upon VV, which is nothing but 1. So in that particular case 1 upon n is VS upon VV plus 1, and now you can quite easily see कि VS upon VV is nothing but 1 upon E। तो देखिए इसके अंदर बहुत सिंपल सा है। यहां से जो रिलेशन, ये इंटर रिलेशन में हमारा जो तीसरा टॉपिक है इंटर रिलेशन के फार्मूले, वहां तो लिखूंगा ही, लेकिन चूंकि एक बहुत सीधी सी चीज है जो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये 2 लाइन की डेरिवेशन ली। अब मैं यहां पे अगर देखूं तो 1 अपॉन ई विल बिकम 1 प्लस ई अपॉन ई। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारा फाइनल आंसर है वो आता है n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये आपको याद रखना है। तो एक अगर आपको पता हो तो दूसरी अपने आप ही पता चल गई। तो देखिए ये इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप है जो बहुत कॉमन सेंस से यहां पे निकल आया। तो जरूरी है कि दोनों टर्म हमारे दिमाग में क्लियर हो। अब बात आई तीसरी टर्म की जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो देखिए ये कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल क्या है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसे हम S से डिनोट करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें कोई तरह की कंफ्यूजन नहीं है। कॉमन सेंस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या, वॉइड्स के अंदर कितना पानी, जो वॉइड्स के अंदर कितना पानी है वही इंटरेस्टिंगली इसकी बेसिक डेफिनेशन है, या हम कहें इसका बेसिक
फार्मूला है और वो क्या है, VW अपॉन VV, यानी कि वॉइड्स के अंदर कितना पानी है वो कहलाती है मेरे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और यहीं से जो हमारा ओरिजिनली हमने शुरू में भी एक डिफाइन किया था फुली सैचुरेटेड और फुली ड्राई, तो वो यहीं से निकल आता है। सोच के देखिए, अगर फुली सैचुरेटेड है इसका मतलब क्या हुआ, वॉइड्स के अंदर 100% 100% पानी है, 0% एयर है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बिकम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि वॉइड्स के अंदर पूरा ही पानी है। तो VW क्या बन जाएगा, VV। तो जब VV अपॉन VV होगा तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S की वैल्यू बिकम 1। तो फुली सैचुरेटेड के लिए S की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और अब अगर इसी में मैं बात करूं ओवन ड्राइड, ओवन ड्राइड का मतलब क्या, पानी है ही नहीं, पानी नहीं है, तो VW कितना हो गया, 0 हो गया, 0 बटा VV फिर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवन ड्राइड सैंपल में S की वैल्यू, या मैं इसको कहूं फुली ड्राइड, तो उसमें S की वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फुली सैचुरेटेड है तो S हो गया 1, फुली ड्राई है तो S हो गया 0, और एक नॉर्मल केस में बात करें तो S की वैल्यू 0 से 1 के रूप में, 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। तो जब हम रियलिटी में कहीं पे भी कोई सॉइल मास है और हम उस सॉइल मास को उठाते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा पानी तो होगा ही होगा, चाहे वो कितनी सूखी हमको दिख रही है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज कही कि सूखी मिट्टी तभी होती है जब वो ओवन ड्राइड होती है। नॉर्मली अगर मिट्टी पड़ी है एनवायरनमेंट में तो वो पानी सोखेगी, जिसको मैंने आपको नाम भी बताया था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर लिया जाता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। तो चाहे वो कितना ही थोड़ा सा हो लेकिन वो होगा जरूर। तो फुल्ली ड्राई मिट्टी नहीं होती, चाहे हम हाथ में ले और हमें कितनी सूखी नजर आ रही है, फिर भी आप उसे अगर ओवन के अंदर ड्राई करेंगे तो उसका मास थोड़ा सा घटेगा जरूर। इसका मतलब थोड़ा सा पानी तो था। तो नॉर्मली कोई भी सैंपल जो होता है, वो सैंपल जो होता है उसमें S की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। अगर बहुत ज्यादा सूखी की तरफ है तो S की वैल्यू 0 के नजदीक होगी, 0 तब भी नहीं होगी, और बहुत ज्यादा गीली है तो S की वैल्यू 1 के काफी नजदीक चली जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी दो टर्म्स हैं इनको भी मैंने एक साथ रखा है क्योंकि ये भी आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए मैंने इनको पेयर्ड में रखा है, अलग अलग टर्म में का नंबर नहीं दिया। अब अभी जो आपने देखा वो था डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो पानी के रेस्पेक्ट में था। तो जब आप पानी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एयर ने क्या बिगाड़ा है भाई, एयर का भी कोई तो टर्म क्रिएट होनी चाहिए, तो एयर की टर्म यहाँ पे ये दो टर्म क्रिएट होती है। अब इसके अंदर भी कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहला नाम है परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसे Na से डिफाइन किया जाता है। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स जो है, अब फिर वही क्या, एक नाम से क्या पता चल रहा है, आप बताओ। नाम से तो भाई मुझे ये पता चल रहा है कि भाई मैं एयर वॉइड्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, एयर जो है वो कितनी है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो ये है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स, यानी कि टोटल वॉल्यूम के अंदर कितनी हवा है वो आपका हो गया परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्योंकि इसका नाम परसेंटेज एयर वॉइड्स में रखा गया है इसलिए हमेशा इसके साथ में 100 आता है क्योंकि वो परसेंटेज की बात है। आखिरी जो है वो है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का इंटरेस्टिंगली सिंबल जो है वो है AC, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट जो है ये आपके डिग्री ऑफ सैचुरेशन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज एयर वॉइड्स और इसमें फिर वही एक बेसिक कंफ्यूजन है। क्या हुई परसेंटेज एयर वॉइड्स, तो सुन के ऐसा लग रहा था कि वॉइड्स में कितनी हवा, वो परसेंटेज एयर वॉइड्स ना, टोटल वॉल्यूम में कितनी हवा वो है परसेंटेज एयर वॉइड्स, और वॉइड्स में कितनी हवा है उसका नाम है एयर कंटेंट। तो आप देखिए वॉइड्स के रेस्पेक्ट में कितनी हवा है वो कहलाता है एयर कंटेंट। तो ये भी दो टर्म्स हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन जरूरी है कि मेरे माइंड में ये चीज बहुत क्लियर रहे कि किसका नाम और क्या उसकी डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि इंटर रिलेशनशिप जब हम देखते हैं, न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं, तो जरूरी है कि हम क्लियर रहें कि टर्म क्या है, उनके बीच की सोच क्या है। तो देखिए एयर कंटेंट है, वॉइड्स के अंदर कितनी हवा है वो हो गया हमारा एयर कंटेंट। ये एनालॉजी किससे जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन में आपने पढ़ा, मैं एक बार ये वापस लिख देता हूं यहां पे, आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन में पढ़ा था कि वॉइड्स में कितना पानी है, तो VW अपॉन VV था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, VA अपॉन VV है एयर कंटेंट। तो देखिए जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा
एयर कंटेंट 0 होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा तो एयर कंटेंट 1 हो जाएगा। और बीच की किसी कंडीशन में तो कहने का मतलब ये दोनों मिलके 100 करेंगे। तो अगर मान लो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 40% तो एयर कंटेंट बन जाएगा 60%, अगर ये है 30% तो ये बन जाएगा 70%। रीजन कि जितनी हवा है उसके अलावा बाकी में पानी है। तो ये आपस में एक तरह से मैचिंग टर्म्स हैं, लेकिन फिर वही चीज इन दोनों के बीच में हमारे दिमाग में सोच होनी चाहिए कि टोटल वॉल्यूम में जब आप एयर की बात करें तो वो परसेंटेज एयर वॉइड्स है, चाहे उसका नाम ऐसा है लेकिन फिर भी सोच है टोटल के साथ। लेकिन जब वॉइड्स के अंदर कितनी हवा है उसके लिए नाम दूसरा दिया गया, वो है एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट क्या चीज हुई कि भैया वॉइड्स के अंदर कितनी हवा है, दैट इज नथिंग बट एयर कंटेंट। वॉइड्स के अंदर कितना पानी है, दैट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये टर्म हमने पहले देखी थी, ये दोनों टर्म हमने यहां देखी। अब हम जो अगला पढ़ रहे हैं वो ये जो हमने बेसिक टर्म्स सीखी, इन सभी टर्म्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है जो हमारे न्यूमेरिकल में डायरेक्टली हमारे काम आता है। क्योंकि सीधा न्यूमेरिकल के अंदर जब तक आपको ये रिलेशनशिप यानी कि फार्मूले याद नहीं होंगे हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो मैं आपके लिए लिस्ट आउट करूंगा और वही हमें याद रखने हैं क्योंकि उनसे ही हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। वैसे इन इंटर रिलेशनशिप की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप जितनी आपने डेफिनेशन लिखी उनमें आपस में जिसमें चाहे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करा सकते हो, एस्टेब्लिश करवा सकते हो, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जितनी काम आती है जो मैं अपने अनुभव से आप लोगों के लिए कन्फाइन कर पाया हूं वो मैं आपके लिए लास्ट टॉपिक में लिखने वाला हूं। लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटर रिलेशनशिप्स, यानी कि हमने जितनी भी टर्म्स देखी इन सभी टर्म्स में आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं। बेसिकली जब हम बीटेक में पढ़ते हैं तो बीटेक में एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर ये जो है इनकी बेसिक डेरिवेशंस आती है जो बहुत ईजी होती है। हम यहाँ उसको कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चाहे वो बीटेक में हो चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हो, तो हम इन सभी फार्मूलों को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो देखिए फार्मूले कई सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ फार्मूले जो बहुत कम काम आते हैं या नहीं काम आते हैं उन्हें एलिमिनेट किया है, और मेन फार्मूले जो हमारे 99.99% काम आते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप अगर अपने नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे कॉमन जो आपके काम आएंगे वो ये फार्मूला है जो नंबर 1 है, और फिर ये फार्मूला है और दूसरा नंबर ये फार्मूला। तो पहला, दूसरा और जनरली ये फॉर्म, ये सबसे कॉमन काम आने वाले फार्मूले हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहला ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को मैंने इस रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि इस फार्मूले को याद करने का जो एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो मुझे किसी ने बताया था, उन्होंने ये बताया था मुझे कि देखिए इसको ऐसे लिखें। तो ये हमारा एक फेमस क्रिकेटर जो थे इंडिया के, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो है वीरेंद्र सहवाग। तो ये बन जाता है सहवाग फार्मूला। तो याद करने में आसानी होती है, तो इसलिए बन जाए SE इक्वल टू WG विच इज बेसिकली इट कैन बी टर्म्ड एज सहवाग फार्मूला बिकॉज ये सहवाग जैसा साउंड करता है। तो SE इक्वल टू WG। सेकेंड जो फार्मूला है वो है हमारा कि ड्राई यूनिट वेट जो होता है वो होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस W, जहां पे W क्या है, वाटर कंटेंट है। अब चूंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसी टर्म्स हो या जब भी ऐसा फार्मूले हो जहां दोनों ही तरफ गामा आ रहा है, तो आप उसे इंटरचेंज कर सकते हैं रो से, क्योंकि रीजन है कि हम ये जानते हैं कि W इक्वल टू mg होता है, तो गामा इक्वल टू रो इंटू जी होता है। तो अगर मैं दोनों ही तरफ g से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तो ये आपस में इंटरचेंजेबल फार्मूले बन जाते हैं। तो आप देखिए गामा डी इक्वल टू क्या है, गामा अपॉन 1 प्लस W। इसको ही मैं रो डी इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस W भी कह सकता हूं। इनफैक्ट मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूं तो मैं यहां पे W भी यूज कर सकता हूं कि W डी इक्वल टू W कैपिटल W डी इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 1 प्लस स्मॉल w, जहां की कैपिटल W क्या बन जाएंगे, वेट बन जाएंगे। फिर मैं उसे मास में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये एक फार्मूला है जो चारों ही टर्म में चल जाता है, यूनिट वेट, फिर डेंसिटी, फिर आप चाहे उसे वेट की टर्म में लिखें चाहे मास की टर्म में लीजिए। तीसरा जो फार्मूला है, बेसिकली ये तीन जो फार्मूले अलग अलग दिखाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसे इंटेंशनली क्लब किया है और आपको यहाँ पे एक फार्मूले से मैं ये तीनों फार्मूले याद करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए बेसिकली मेन फार्मूला है यूनिट वेट इक्वल टू G विच इज स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस वॉइड रेशियो इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन
होल मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, जहाँ की ई वंस अगेन क्या है, वॉइड रेशियो है। अब आप देखिए जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है कि जब एक नॉर्मल सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है तो वो जो गामा है वो क्या बन जाएगा, गामा सैचुरेटेड। अब फुल्ली सैचुरेटेड में एस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ एस की वैल्यू 1 कर दूं, that means the soil is fully saturated. In that particular case the unit weight will become saturated unit weight. तो आप देखिए S की वैल्यू 1 लिखती और गामा की जगह मैंने गामा सैचुरेटेड कर दिया। तो ये फार्मूला जो एक अलग फार्मूला बनता है वो अलग नहीं बना के मैंने इसी का स्पेशल केस क्रिएट किया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो बेसिकली आपको तो एक ही फार्मूला याद करना है और तीनों याद हो जाएंगे। थर्ड क्या है, गामा डी। गामा डी मतलब क्या है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट का मतलब क्या हुआ, सॉइल जो है वो ड्राई है। ड्राई है तो इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। 0 हुई तो 0 इंटू ई, फिर 0 बना तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो गया। 0 होते ये बन गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो देखिए एक ही फार्मूले से हमने ये तीनों ही फार्मूले बना दिए और ये सारे ही हमारे मेनली काम आते हैं। इसके अलावा जो चौथा फार्मूला ये हमने उस समय डिराइव भी किया था, ये किसके अंदर था, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में इंटर रिलेशनशिप। फिर पांचवा फार्मूला जो है वो क्या था, परसेंटेज एयर वॉइड्स, पोरोसिटी और एयर कंटेंट में ये रिलेशनशिप होता है। और लास्ट जो हमारे जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां ये फार्मूला ज्यादा काम आता है, लेकिन ये फार्मूला भी इंटर रिलेशनशिप में है। और वो क्या है, अगर हम एक नॉर्मल जो हमारा बल्क यूनिट वेट है उसकी बात करें तो वो होता है ड्राई यूनिट वेट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन ब्रैकेट में गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डी। तो अगर आप देखें इस चीज को, अब आप खुद सोचिए, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 1 है यानी कि फुली सैचुरेटेड है तो उस केस में एस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर एस की वैल्यू 1 हुई तो ये ब्रैकेट खुला तो आप देख दीजिए गामा डी से कैंसिल आउट हुआ और गामा विल बिकम गामा सैचुरेटेड, जो कि केस होता है। अगर मैं फुली ड्राई की बात करूं तो एस की वैल्यू कितनी बनी, 0 बनी। अगर ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 है तो गामा विल बिकम गामा डी। तो देखिए यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सा क्लियर है। तो देखिए ये जो 6 फार्मूले मैंने लिखे हैं ये 99.99% यही इस्तेमाल होते हैं, चाहे हम न्यूमेरिकल्स की बात करें और चाहे हम उसमें इंटर रिलेशनशिप जो हमारे डायरेक्टली कई बार पूछे जाते हैं उनकी बात करें। तो देखिए आज के हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 3 टॉपिक देखे, सॉइल एज ए 3 फेज सिस्टम, फिर हमने सॉइल से जुड़ी हुई बेसिक सारी डेफिनेशंस, उनके सोच, उनके कंसेप्ट को सीखा, उसकी बेसिक समझे कि वो क्या होती है, वो क्या टर्म्स होती हैं, उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उनके पीछे सोच है और उनके कंसेप्ट्स क्या हैं। और तीसरा हमने देखे ये फार्मूले लिस्ट आउट किए। अब ये फार्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल करना है तो हमें ये फार्मूलों का डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। तो ये फार्मूले जो हैं वो इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी कि फार्मूला में एकदम से दिमाग में याद रखने। तरीके हैं इनको डिराइव करने के, लेकिन डिराइव करने के टाइम वेस्ट करने से कहीं ज्यादा आसान है कि हम इनको याद कर लें। तो जब हम इनको याद करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल बहुत ईजिली हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और ये आपके सॉइल के जो बेसिक टर्म्स है उसको बहुत सही से क्लियर कर देगा आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।